हाय गाइस, व्हाट्सएप। आई होप ऑल इज़ वेल। मैं मनमोहन सिंह फिर से एमएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडवांसमेंट ऑफ ब्रिटिशर। आज हम पढ़ेंगे द पॉलिसी ऑफ डिपिक्शन। दिल्ली के बादशाह शाह आलम के समय तक अंग्रेज शाह आलम के बादशाह कहा करते थे। गवर्नर जनरल मोहर पर दिल्ली सम्राट के विशेष सेवक पर शब्द लिखा करते थे। जब भी कोई अंग्रेज अफसर चाहे गवर्नर जनरल क्यों न हो, शाह आलम के दरबार में बड़ी अदब के साथ जाता था और उन्हें भेंट देता था। सन 1785 में महाराजा महदूराव सिंधिया ने दिल्ली पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। मुगल सम्राट के सारे अधिकार महदूराव सिंधिया के पास आ गए और इसके बदले शाह आलम को सालाना 6 लाख रुपया दिया जाते थे। शाह आलम सिंधिया परिवार के व्यवहार से बहुत खुश थे। इसका परिचय सम्राट की एक कविता से मिलता है, जिसका अर्थ है कि माधवराव सिंधिया मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरा बेटा है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा है। कंपनी के जर्नल मार्क्स विलियम्स ने फूट डालकर अपने काम की नीति में अब तक काफ़ी सफलता पाई थी। यहाँ भी उसने यही किया। मुगल शाह आलम को मराठा के खिलाफ भड़काया और इसी तरह दिल्ली मराठों से खाली हो गई। दिल्ली पर कंपनी की सेना का अधिकार हो गया। बादशाह शाह आलम को खर्चा के लिए 12 लाख रुपए सालाना दिए जाते थे। उधर अवध में अंग्रेज़ों ने नवाब अली को कैद करके बनारस भेज दिया और उसकी जगह सादत अली को नवाब बना दिया। सादत अली और अंग्रेज़ों के बीच चिरस्थायी दोस्ती की संधियाँ लिखी गई, लेकिन जल्दी ही अंग्रेज़ों का दबाव बढ़ने लगा। सादत अली के सारे अधिकार छीन जाने लगे। नवाब सादत अली ने कंपनी के रेसिडेंट मिस्टर स्टॉफ के जरिए जनरल विलियम्स को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि कंपनी अपनी ही शर्तों को तोड़ रही है। लेकिन विलियम्स ने कहा कि नवाब का एक खत इतने गुस्ताखों भरे शब्दों से भरा हुआ है और मैं इसे लेने से इनकार करता हूँ और ये खत नवाब को वापस दिया जाए। और नवाब फिर से इस तरह अंग्रेज़ की साफ पसंदी ईमानदारी पर शक किया तो उसे सज़ा दिया जाएगी। अंग्रेज चाहते थे कि किस तरह मराठों को कमज़ोर किया जाए। महाराजा माधवराव सिंधिया और जसवंत राव पुलकर दोनों ऐसे वीर थे कि उनके आंखों का कांटा बन के हुए थे। अंग्रेज़ों ने जब इन दोनों के खिलाफ चालें चली, ये दोनों एक हो गए। इस पर अंग्रेज़ घबरा गए। उन्होंने पहले दौलत राम सिंधिया से संधि की और ताप्ती और चंबल के बीच में जो इलाका जीता था सिंधिया ने, वह उनका ही माना गया। चंबल नदी महाराजा सिंधिया की राजसीमा मानेगी। इसी तरह जसवंत राव पुलकर से भी संध्या कर ली। ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का सारा का भाग अंग्रेज़ों को दे दिया गया। दक्षिण भारत में एक वीर जाति थी, पिंडारी। अंग्रेज़ों के इतिहास लेखकों ने पिंडारियों के चरित्र पर अनेक छोटे इल्ज़ाम लगाए और उन्हें डाकू और लुटेरे से बदनाम किया, लेकिन सच्चाई ये थी कि पिंडारी दक्षिण भारत की एक पठान जाति थी। पिंडारी दक्षिण भारत के राजा के सेवक पर सवार होते थे और इनके पास अपने घोड़े हुआ करते थे। नासरू खां पिंडारी शिवाजी का एक विश्वसनीय जमादार था। कोलकर और सिंधिया की सेना में भी हजारों पिंडारी और सरदार मौजूद थे। हीरा खान पिंडारी और बुरहान खान पिंडारी माधोराव सिंधिया जी की दो विश्वास और विवेक सेनापति थे।
दौलत राम सिंधिया ने के सेना में भी चित्तूरा खान और करीब खान पिंडारी थी, जिन्हें नवाब की उपाधि मिली हुई थी। कोलकर राज्य में रहने वाले कोलकर शाही और सिंधिया के राज्य में सिंधिया शाही कहलाते थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की ताकत को कमजोर करने के लिए पिंडारियों को नष्ट करने का सोचा। अंग्रेज जो उन्हें लुटेरे और डाकू कहा करते थे, उनमें फूट फैला दिए और इस तरह आपसी झगड़ों से उन्हें खत्म कर दिया। दिल्ली में शाह आलम की मृत्यु के बाद अकबर शाह उनकी गद्दी पर बैठा, पर जैसी अंग्रेजों की नीति थी, उसने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने से वे मुकर गए। अकबर शाह ने अपनी शिकायतों को इंग्लैंड के दरबार में पहुंचाने के लिए राजा राम मोहन राय को भेजा, पर वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों का प्रभाव बराबर बढ़ रहा था। कंपनी ने मार्क्वेस सैफ्यूस को कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसने अपना पद संभालने के बाद एक नया काम शुरू किया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना और भारत के धन से इंग्लैंडस्तान के उद्योग धंधों को बढ़ाना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया था कि इंग्लैंडस्तान का बना हुआ माल भारतवासियों के सिर मल्हा जाए और भारत के प्राचीन उद्योग धंधों को नाश किया जाए। भारत की भयंकर दरिद्रता और गरीबी की कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरत में बनने वाले कपड़े और जुलाहों के साथ क्या होता था, इसका हाल एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड ने लिखा। अब तो ये कपड़ा सिर्फ हमको बेचेगा, कंपनी का रेजिडेंट व्यापारी ही इसको खरीदेगा, हम इसकी जो कीमत देगा वही तुम्हें लेना पड़ेगा। नहीं, हम तुमको नहीं बेचेंगे, इस कपड़े के हमको बहुत दाम मिलते हैं, तुम 10 रुपए का माल 1 रुपए में खरीदते हो। क्या बोला? कंपनी के खिलाफ बोलता? नहीं बेचूंगा कपड़ा, नहीं बेचूंगा कपड़ा, मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा, लेकिन कंपनी को कपड़ा नहीं दूंगा। जुलाहों से इतनी जबरदस्ती की जाती थी, इतनी सजाएं दी जाती थी कि ना जाने कितने जुलाहों ने अपना पेशा छोड़ दिया, पर उन्हें पेशा छोड़ने से भी रोका जाता था। बंगाल में भी इसी तरह के जुल्म जुलाहों पर ही रहते थे, मगर वो इतना काम नहीं कर पाते थे जितना कंपनी को शामिल जो ज़बरदस्ती उनसे कराते थे। इसलिए उनका माल उसी स्थान पर लेकर नीलाम किया जाता था। कच्चे रेशम धागे से पर लपेटने वाले पर इतना जुल्म किया जाता था कि कई जुलाहों ने उन्हें तंग आकर हाथों के अंगूठे काट दिए, जिससे रेशम का धागा ना बनाना पड़े। धीरे धीरे भारत का कागज उद्योग, चीनी उद्योग, भारतीय जहाजरानी, लोहा उद्योग आदि सब नष्ट कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की कोशिश का ये फल निकला कि भारत संसार का एक गरीब देश बन गया। भारत के प्राचीन उद्योग धंधे केवल इतिहास की बात बनकर रह गई। लॉर्ड हेस्टिंग ने जहां भारत के उद्योग धंधे नष्ट किए, दौलत को लूटा, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाने की भूख भी बराबर बढ़ रही थी। वह मराठों की ताकत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय पूना में बाजीराव पेशवर का शासक था। अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पर उसके साथ धोखा किया और युद्ध का बहाना ढूंढने लगे। 30 अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों की सेना पूना के पास डेरा डाल दिया। मराठों ने समझ लिया था कि अंग्रेजों ने अब तक जो दोस्ती की बात करते थे वो सब झूठ था, वह तो युद्ध ही करना चाहते थे। बाबूराम गोखले पेशवा के प्रधान सेनापति थे। वह एक अत्यंत देशभक्त और युद्ध कुशल और वीर सेनापति थे। 5 नवंबर 1817 को खड़गी के पास मराठों और अंग्रेजों के सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बालाजी नाथ और यशवंतराव घोर पड़े जैसे विश्वासघातियों के सामने। बब्बू गोखले की सेना
कहाँ टिकने वाली थी। बापू गोखले अंत समय तक मुकाबला करते रहे और वीर गति को प्राप्त हो गए। अंग्रेज जानते थे कि ये मराठे सरदार इतने जल्दी पेशवा के शासक का हाथ नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने बाजीराव के खिलाफ एक और चाल चली। सितारे के नाबालिग राजा प्रताप सिंह की मां को उन्होंने एक वादा किया कि पूरा मराठा साम्राज्य के वास्तविक अधिकार के रूप में ऐलान जारी किया। सुनो सुनो सुनो, शिवाजी महाराज के वंशज सतारा के राजा प्रताप सिंह का ऐलान सुनो। अंग्रेज हमारा दोस्त है। बाजीराव पेशवा से कोई किसी तरह का संबंध ना रखे। हर आम और खास का फर्ज है कि इस लड़ाई में वो अंग्रेजों की मदद करे। बाजीराव पेशवा के काफी कमजोर हो गए। उन्हें मजबूर होकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर, गुड नाइट।